ये जो है वो हाईली इफेक्टिव होना चाहिए। अगर इफेक्टिव है तो वर्ड इफेक्टिव का क्या मतलब है? जब हमने ये कहा कि हमारे ऑडियंस को जो है ये गोल ड्रिवन होना चाहिए, गोल ड्रिवन क्या होता है? जब हमने ये कहा कि इसमें अपने विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना है। अब विजुअलाइजेशन से क्या मुराद है? हम इन तमाम चीजों को देखते हैं। अच्छा जी, ये बुक है, अगर आप में से किसी को ये नहीं मिली है तो इसको आसानी से आप सर्च कर सकते हो। ये अवेलेबल है आपके जो है वो डॉन वीकली आर्टिकल्स करंट रिपोर्ट्स ग्रेट। ये वाली बुक जो है वो हम इसको फॉलो कर रहे हैं, और हम जो है वो इसका पेज था वाई डू यू राइट, हम यहाँ से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तानी किताबों पे ना रिलाई ना कीजिएगा प्लीज। आप सबको ना मेरा मशवरा है, पाकिस्तानी किताबों को कभी इंग्लिश ऐसे समझने के लिए फॉलो ना कीजिएगा। अगर आप समझेंगे तो फिर आपको नंबर भी पाकिस्तानी मिलेंगे। ठीक है? इंटरनेशनल जो राइटर्स हैं ये बड़ा अच्छा जो है वो लिखते हैं। अच्छा जी, ये एक बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड क्लास है। इसमें आप सब ने जो है वो मुख्तलिफ तरह से इन्वॉल्व रहना है। आपकी अटेंशन जो है वो मौजूद है। याद कुछ नहीं करोगे, रट्टा कुछ नहीं लगाओगे, समझोगे। वो एक जिस तरह से होता है ना, कुछ फन सीख लेना, कोई जो है वो एक्टिविटी समझ में आ जाना, कि जिस तरह से हम लोग जो है वो अक्सर देखते हैं कि परिंदों को पकड़ने का हमें एक तरीकाकार आ जाता है। तो जो लोग पकड़ लेते हैं वो अचानक से पकड़ लेते हैं, शिकार करने का तरीका आ जाता है, मछली पकड़ने का तरीका आ जाता है। इस तरह से ना ऐसे को क्रैम नहीं कीजिएगा, इसकी ना टेक्निक समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बैक एंड पे एक टेक्निक है जो सारी की सारी वर्कआउट कर रही है, और हमने उसी को समझना है। ठीक है? तो अब हम इस पहले पैसेज को पढ़ते हैं, और पहले पैसेज को पढ़ने के बाद ना हम फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे, डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें वो कहना क्या चाहता है। सो जो जो बातें हम डिस्कस करते हैं उन्हें समझेंगे भी, और फिर जो है वो प्रोसीड फर्दर करते हैं। सो हमारे पास पहला पैसेज है, व्हाई राइट एसेज। सो कौन इसको रीडिंग देगा? मिस हादिया अवेलेबल हैं, मिस आमना हैं, और मिस महानूर हैं। मिस महानूर जो हैं, आप जरा इसको रीड आउट कीजिएगा अगर आपके पीछे Yes, शोर sir. नहीं है तो। Writing a correctly structured, well-spotted essay teaches you how to learn and how to think more effectively to solve problems. You will be थैंक यू assigned सो essays that. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये जो है लाइन पे गौर कीजिएगा। हमें उसने ये नहीं लिखा कि आपको एक ऐसे लिखना है, उसने ये लिखा कि आपको करेक्टली स्ट्रक्चर्ड ऐसे लिखना है। अब कोई ना कोई तो वजह है कि उसने यहाँ पे ये लाइन जो है इसमें वेल स्ट्रक्चर्ड जो है, एक स्ट्रक्चर्ड वेल सपोर्टेड ऐसे। अब ये स्ट्रक्चर्ड क्या होता है? देखो, हमारे पास जो है वो जो घर बनते हैं, स्कूल बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, किसी न किसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। हम ये देखते हैं, अच्छा जी यहाँ पे हमारे पास एक कमरा होगा, यहाँ पे दूसरा कमरा होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का ऑफिस होगा। हमारा ना एक स्कूल है, लाइक बन रहा है, मल्टीपल ब्रांचेस उसकी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है एमजीएस के नाम से। तो उसके ना लाइक काफी सालों से प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, और क्योंकि जमीन को लेने से लेके ट्रिपल स्टोरीज तक जो है वो 3 ब्रांचेस को देखना था, तो वो काफी देर तक मुकम्मल होगा। टू आई थिंक 2027 में जाके कंप्लीट होगा। वेल, उसमें ना ये सारी की सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिसाइड की कि ये स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे होगा, कितनी जो है वो कैपेसिटी होगी, क्या क्या होगा, ये सारे का सारा होता है। अगर हम अपने ऐसे लिखने से पहले जो है वो स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, हमें नहीं पता टाइटल को देखने के बाद कि आउटलाइन जो है, यानी कि वो जो सारे का सारा खाका है, वो हमारे पास क्लियर नहीं है, तो इट मीन्स कि हम बिल्कुल टाइम जाया कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर हम बिल्डिंग जो है वो बनाना शुरू कर दें और मुझे यही ना पता हो, और मैं ये कहूँ कि यार अच्छा ना, ये गेट शुरू होते ही ना यहाँ पे जो है वो आप कंटीन बना दें, यहाँ पर जो है वो आप प्रिंसिपल ऑफिस बना दें, और सारी की सारी क्लासेस दरम्यान में रखना है। तो डू यू थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प अस? विदाउट स्ट्रक्चर मूव करना जो है, क्या हमारे लिए एक अक्लमंदी है? नहीं अक्लमंदी है, आप सब इस चीज से इत्तेफाक करेंगे। इसी तरह से हमारे पास सीएसएस के ऐसे में एक चीज जो हमें हमेशा याद रखनी है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमारे पास आउटलाइन सबसे पहले है। सोचिए, आउटलाइन को आप फॉलो करेंगे, आउटलाइन जो है वो आपके स्ट्रक्चर में पहले है। दूसरे नंबर पे है जी, वेल स्पोर्टेड ऐसे। अच्छा देखिए, जब हमने वेल स्पोर्टेड का लफ्ज है, आपके ख्याल में क्या मैं सिर्फ स्पोर्ट यहाँ पे आ जाता, ये वेल ना आता तो मीनिंग जो है वो तब्दील होते हैं? या कोई वजह है कि उसने यहाँ पे वेल का वर्ड ऐड किया, वेल स्पोर्टेड? अगर ये वेल हम जो है रिमूव कर देते हैं तो फिर क्या ठीक है कि आर्ग्यू स्पोर्टेड ऐसे जो है,
ये वेल का कुछ रोल है, आपको लगता है कि वेल का कुछ है? देखिए, हाँ, ग्रेट हो गया। नईम और जैनब के अलावा और भी कोई है क्लास में? बिकॉज मुझे सिर्फ इन्हीं के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो अगर आप भी हैं तो आपकी प्रेजेंस का एहसास ऐसे ही होगा। सो हमें सपोर्ट देनी है, और हमें जो है वो ये सारी की सारी चीजें लिखनी है अपने रीडर के लिए। और एक प्रॉब्लम जो है वो ये है, ये वो वाली प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है जो हमने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर पुट की हुई है। अब ये हम किस तरह से करेंगे, इन तमाम चीजों को समझते हैं। मानूर प्लीज आगे बढ़िएगा। You will be assigned essays that ask you to explore and learn more about your subjects. You must read deeply and conduct research to stimulate your thinking and to find material relevant to your topic. अच्छा, Sent- पार्टिसिपेंट्स, ये जो फाइंड मटेरियल रेलिवेंट टू योर टॉपिक है ना, ये सारे का सारा मटेरियल वो है जो हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं रिसर्च आर्टिकल की फॉर्म में। हमारा मेन जो है, अगर आप खुद से भी इसको तैयार करना चाहें तो याद रखिएगा, सीएसएस के लिए आपको एक तो आपके पास जो है वो लेटेस्ट जर्नल जो हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए। हमारे फेसबुक पेज पे भी इसकी जो है वो फहरिस्त दी हुई है, ठीक है। तो ये मटेरियल रेलिवेंट जो है वो बहुत जरूरी है। रेलिवेंट मटेरियल कैसे फाइंड आउट करना है इसके ऊपर डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन सीएसएस में आपके पास कुछ चीजें आ गई, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ऐसे स्पोर्टेड नहीं होना चाहिए, वेल स्पोर्टेड होना चाहिए। सो ये हमारे पास चीजें जो हैं वो यहाँ तक हमें सीखने को मिल गई। अब यहाँ से पढ़िएगा मानो, टू टेक ए पोजीशन ऑन ए टॉपिक। To take a position on a topic and to explain or defend that position, you must understand and interact with information gained from reading and research. You learn a new way of यस, learning. यस। अब पार्टिसिपेंट्स इस लाइन को अपने साथ हिट्स कर लीजिएगा। अगर आप अच्छा पढ़ोगे नहीं, जो पेपर्स हम भेजते हैं, जो चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, अगर नहीं पढ़ोगे, यू कैन नॉट टेक अ पोजीशन ऑन ए टॉपिक। या आपको सीएसएस के करंट अफेयर्स के पेपर में भी पोजीशन लेनी है, आपको ऐसे के पेपर में पोजीशन भी लेनी है, एक्सप्लेन भी करना है, डिफेंड भी करना है एक पोजीशन को। मैंने एक बुक रिकमेंड की थी इसी चीज के लिए, कि मैं आपकी एनालिटिकल और क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकूं। आयशा जलाल का एक उसमें पहले वाला आर्टिकल था, मलिहा लोधी उसकी एडिटर हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग जो है वो उसको पढ़ रहे होंगे। कितने लोग उसको स्टडी कर रहे हैं? पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट जो है, मलिहा लोधी की जो किताब थी। मानूर पढ़ रहे हैं, ग्रेट। मानूर के अलावा बाकी कितने लोग हैं जिन्होंने उसको पढ़ा है? और कौन पढ़ रहे हैं? सलमान साहब पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ा होगा ना पहले वाला चैप्टर, उनके Yes, आइडियाज, उनके व्यूज बिल्कुल बदल गए होंगे। 9/11 में क्या हुआ था, इस्लामिक yes, शिफ्ट कब आया था, मेंटोज लेटर क्या थे, हिस्ट्री है क्या क्या, उनको एक नई चीजें पता चल जाएंगी कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है क्या। उनके कमेंट करने का, उनका चीजों को दलील से बताने का अंदाज बदल जाएगा, ठीक है। ये नई बुक शेयर कर दीजिएगा, इसका टाइटल ये जैनब पूछ रहे हैं, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट। सो जी, ये आपको रीडिंग और रिसर्च के साथ आता है। अगर आप ये चीजें नहीं पढ़ोगे, बिलीव मी, आप जितनी दफा मर्जी सीएसएस के पेपर में बैठ जाओ, आप कोई पोजीशन नहीं ले सकोगे। आपके पास जितना नॉलेज है और आप फील कर रहे हो अपने आप को कि मैं जो है वो सेवेंट हूँ, मैं इसका गुरु हूँ, मुझे तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने आप को ब्लैकमेल कर रहे हो। सो स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको एक टॉपिक पे पोजीशन लेनी है, आपको उसको इधर एक्सप्लेन करना है या डिफेंड करना है, और फिर जो है वो आपको रीडिंग और रिसर्च से ये चीजें जो है वो मिलेगी। अब जब ये चीजें आपके पास आ गई, अब आप क्या करेंगे? प्लीज आगे बढ़िएगा मानूर। you learn a new way of learning. As you test facts and ideas, you expand your ability to think. In fact, you are practicing the essential skill of critical thinking, which is distancing yourself from those automatic like, dislike, yes, no responses to ideas. You repeat this थैंक यू thing. सो मच। एक एक हमने जो है वो एक सीएसएस का ऐसे था जो मैंने क्लास से पहले जिसके आउटलाइन पे मैं काम कर रहा था, आई वाज थिंकिंग कि आपके साथ मैं शेयर करूं। मेरे पास था कि जो हमारे पास सारे के सारे रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। सीएसएस का जो ऐसे था, तो फिर मैंने उसकी आउटलाइन आपके साथ, मैंने सोचा कि आपको देते हैं और उसके बाद हम जो है वो उस पर काम करेंगे। बैरिक, आप अपने पॉइंट्स जो हैं वो तभी इस काबिल होते हैं कि आप अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर सकें जब आपने रीडिंग की हो, रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होती हैं, ओनली देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। और इस तरह से प्रोसीड फर्दर करते हैं कि आप ये सिंपली यस नो वाली पोजीशन से निकल जाते हैं।
सीएसएस के अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में सिर्फ एक स्टेंस ले रहे हो, स्टेटमेंट में यस नो लाइक डिसलाइक बता रहे हो, इसको हम सीएसएस के लैंग्वेज में कहते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। अब ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स किस ब्लॉक का नाम है? देखो, मुझे किसी ने पूछा चाय पियेंगे, मैंने कहा जी नहीं पीऊंगा। किसी ने पूछा खाना खाएंगे, मैंने कहा जी नहीं खाऊंगा। अभी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स है। मैंने कहा, किसी ने कहा चाय पियेंगे, हाँ मैं पी लूंगा चाय, लेकिन चाय के कुछ नुकसानात भी हैं, मैं ये बताऊंगा। इट मीन्स कि मैंने जो है वो उसके साथ अब मैंने एक नया रास्ता दिया, और वो मैंने लाइक डिसलाइक से बढ़ के चला गया। सो आप जब ये यस नो सिंपली कर देते हो, इट मीन्स कि दैट इज a sort of sweeping statement, उससे आप बचोगे। जी प्लीज यू रिपीट। You repeat this thinking and problem solving process, selecting, waiting, and testing information each time you work on the argument and proof for an essay. थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये मानूर इसके साथ साथ जो है हम जो है ये एक एक्टिविटी करते हैं जो एक बड़ी मजे की एक्टिविटी है। आप सब जो है वो इसको जरूर करेंगे, और अभी के अभी करेंगे। ये मानूर प्लीज पढ़िएगा। ये बेसिकली एक छोटा सा नोट है जो कि टोनी ने लिखा है अपने प्रोफेसर साहब के लिए, और टोनी जो है वो अपने प्रोफेसर साहब को कुछ कहना चाहता है। तो मानूर देखिएगा जरा इसे। Hi Pete, what's up? I know I am not doing the best in your class. You haven't seen me in a while, but I had just like to say I really think you are a great professor anyway. Can I get the last four assignment sheets from you so I can hand them in before exams next week? I will try to come by your office sometime and thanks, Tony. ओके, ये एक बच्चे ने अपने प्रोफेसर साहब के नाम जो है वो लिखा है। अब मुझे ये बताइएगा कि टोनी की जो ऑडियंस है, क्या ये उस ऑडियंस के लिए लिखा गया सही टेक्स्ट है? आपको क्या लगता है, क्या फील होता है कि क्या ये एक मौजू है, क्या इसकी इफेक्टिव है, अच्छा टेक्स्ट है? Informal way हुज में टोन इज इनफॉर्मल वे में है क्या? ये पूरी की पूरी फॉर्मेलिटीज को जो है वो इसमें नहीं बढ़ता गया? ठीक है। अच्छा, ये स्क्रीन पे ब्लॉकेड आ रहा है, मैं स्क्रीन को दोबारा शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, टोनी की ऑडियंस जो है वो हमारे पास हो गया जी। हुज टोनीज ऑडियंस, ये उसके प्रोफेसर हैं। तो आपको क्या लगता है, बाकी लोगों को क्या लगता है कि क्या ये फॉर्मल वे में बात हुई है, इनफॉर्मल वे में बात हुई है? इनफॉर्मल में। दूसरा मुझे बताइएगा, हु हाउ वुड एन इंस्ट्रक्टर रिएक्ट टू टोनीज मैसेज? अगर आप इसके इंस्ट्रक्टर हैं, क्या आपको टोनी का मैसेज पढ़ने के बाद खुशी होगी कि टोनी ने कितनी अच्छी बातें लिखी हैं? सो व्हाट डू यू फील, क्या महसूस होगा टोनी के बारे में? ओके, एक चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है इसका मतलब सीएसएस के पेपर में, ऑडियंस एंड मैसेज। आपकी जो ऑडियंस है उसका आपको पता होना चाहिए। अब ये ऑडियंस होती क्या है, इसका हमें कैसे पता होना चाहिए, क्या डिटेल्स हैं? अब हम इसके लिए चलते हैं, एक टेक्निक को समझते हैं, और वो है हमारे पास चीजों को विजुअलाइज करना। ठीक है, विजुअलाइज करना। विजुअलाइजेशन होती क्या है? चलिए एक स्टोरी इसके लिए जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद आज के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको विजुअलाइजेशन का पता चल जाए। ये एक टेक्निक है। जिस तरह से कोई भी सोल्जर जो है वो जब जंग में जाता है, तो जंग में जाने के बाद उसका एक ही काम होता है, और वो काम ये होता है कि वो लड़ता है, उसके पास उसके हथियार पूरे होते हैं। ठीक है। तो मेरे पास जो है वो ये एक चीज आपको सिखाने के लिए एक आर्ट है, एंड दैट इज विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइज है क्या, चलिए ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। अब सीएसएस पीएमएस के पेपर में होता क्या है कि अब आप ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, इस चीज का कोई पता नहीं होता कि कौन ऐसे जो है वो चेक करने जा रहा है। ठीक है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टेक्निक है आपके पेपर के लिए। इसमें आप क्या करते हो, अपने ऑडियंस को कनेक्ट करते हो अपनी राइटिंग के साथ जो है वो। आपकी ऑडियंस को पता चलता है कि अच्छा जी लिखा क्या है और किस लिए लिखा है। लेकिन हम जब अपने स्टूडेंट्स को यही सर खपा खपा के मर जाते हैं कि आपने इफेक्टिव लिखना है, आपने जो है वो आइडियाज को कनेक्ट करना है, आपने ट्रांजिशंस का यूज करना है, आपने कोहेरेंस को यूज करना है, तो उन्हें पहली चीज का नहीं पता होता कि विजुअलाइजेशन है क्या। देखिए, इमेजिन करें कि एक स्पेसिफिक पर्सन या जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो है आपके ऐसे को पढ़ेंगे। अब मुझे बताइए,
आपके केस में वो ऐसे पढ़ने वाला कौन हो सकता है? क्या वो किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई टीचर हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर हो सकता है, क्या वो एक किसी यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर हो सकता है, और क्या वो गवर्नमेंट में हो सकता है या प्राइवेट के अंदर हो सकता है? आपके ख्याल में आपकी ऑडियंस कौन है? आपका पेपर कौन पढ़ेगा? वो जो ऐसे वाला है, या वो कोई सीएसपी पढ़ेगा? सो व्हाट डू यू थिंक? इसका आंसर सभी दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को क्या पता है, कौन पढ़ता है जी आपका ऐसे। हाँ, नहीं, मेरे जैसे लोग, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, प्रोफेसर रैंक जो है वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या आप अपनी ऑडियंस को किस लेवल पे जो है वो रैंक करेंगे, कि उनके पास नॉलेज क्या है? क्या मिडिल, एडवांस्ड, किस में जो है वो, या नॉर्मल? इन तीनों में से किस रेंज पे उनको पुट करेंगे? एडवांस, एडवांस लेवल पे पुट करेंगे। अब आप जब लिख रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि यू आर स्पीकिंग डायरेक्टली टू देम, आप उनसे बात कर रहे हैं, एक स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जॉन वॉज स्टूडेंट, हम इस कहानी को समझते हैं जी। एक स्टूडेंट है जिसका नाम जॉन है। जॉन जो है वो आपकी तरह एक कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। अब उसके अंदर एक क्वेश्चन है कि उसको ऐसे अटेम्प्ट करना है। जॉन के दिल में ये खौफ है कि मेरा जो ऐसे पढ़ने वाला बंदा है, वो जजेस ने पढ़ना है, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो जॉन की कांपे टांगना शुरू हो जाती हैं सबसे पहले कि यार ये क्या हो जाएगा। जॉन नर्वस रहता है, वो सोचता है कि ऐसे का पेपर तो बनाने वाला जो है वो जहन्नम में चला जाए, इसने क्यों बना दिया। लेकिन जॉन अब मेहनत करता है कि अच्छा चलो यार कुछ कोशिश करते हैं। अब जॉन जो है वो विजुअलाइजेशन को अप्लाई करने लगा है, इस टेक्निक को। एक दिन जॉन क्या करता है, उसको एक ख्याल आता है, उसने कहा चलो यार एक काम करते हैं, मैं एक जगह पे बैठता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि उन जजों में से एक जो जज हैं वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे बहुत करीब हैं। तो अब मैं जो है वो उनके साथ कंफर्टेबली बात कर सकता हूँ, ठीक है। उसने सोचना शुरू कर दिया कि कंफर्ट जोन में मैं जाता हूँ, और उसने विजुअलाइज किया कि उसके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। जो आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जब आप ऐसे लिखते हैं कि मैं जो जिसके लिए लिख रहा हूँ, ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। अब आप क्या करोगे कि अब आप जो है वो जस्ट फील यू आर हैविंग ए कन्वर्सेशन विद दैट पर्सन। मिसाल के तौर पर, अब आपसे किसी ने पूछा कि अगर आप बताइए ऑनलाइन मूड अच्छा होगा या पुराने वाला अच्छा है, ट्रेडिशनल। आपने कहा जी ऑनलाइन अच्छा है। तो वो बंदा आपसे जरूर पूछेगा हाँ भाई क्यों अच्छा है ऑनलाइन। कन्वर्सेशन में तो ऐसी चीजें चलती हैं। जॉन ने सोचा कि कन्वर्सेशन में चलते हैं। जैसे जैसे वो लिखता गया, जॉन ने देखा कि उसकी विजुअलाइजेशन में वो जो जज साहब हैं, वो कुछ पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं और कुछ पे जो है वो डिसएग्री कर रहे हैं। ये जॉन ने खुद से एज्यूम किया। फिर उसने क्या किया कि जिसको लगता था दोबारा पढ़ने पे जहां जहां पे उसको ऑब्जेक्शन आ रही थी, उसे उनको रिमूव कर दिया। ये टेक्निक है विजुअलाइजेशन की। जब उसका जो है वो ऐसे खत्म हुआ, तो अब इसने जो काम किया जॉन ने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम था जो आप में से कोई भी नहीं करता। वो उसने ऐसे जो है वो अपने सामने खुद ही जो है वो लाउडली पढ़ा। अब उसको ये लगा कि वो अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है। इस तरह से चीजें जो है वो क्लियर होते चले गई। जॉन को विजुअलाइजेशन से ये पता चला कि किस तरह से वो चीजें बेहतर बना सकता है। एट द एंड ऑफ द सेशन क्या हुआ, जॉन का ऐसे जो है वो बहुत अच्छा गया विजुअलाइजेशन से। बाकी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं इसको कॉपी किया था, डेफिनेटली वो उस लेवल पे नहीं चले। राइटिंग विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि जब आप लिख रहे हो, आपने फील करना है कि उस लेवल पे जाके कनेक्ट करने की कोशिश करें। इज इट पॉसिबल कि आप जो है, जब आपको विजुअलाइजेशन का पता चले, तो आपके जहन में फौरन से आना चाहिए कि आपकी ऑडियंस जो है वो कौन सी वाली ऑडियंस है। आपको अपनी ऑडियंस का ठीक ठाक आइडिया होना चाहिए। क्या विजुअलाइजेशन का आपको पता चल गया? विजुअलाइजेशन का, अगर विजुअलाइजेशन का आपको पता चल गया, तो हमारे पास पहली जो चीज है वो है ऑडियंस एंड मैसेज। हमारी ऑडियंस कौन है, मैसेज क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे है जी पर्पस एंड मैसेज। मुझे बताइएगा, जो टोनी ने यहाँ पे जो मैसेज लीव किया प्रोफेसर साहब के लिए, इसमें इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है जी टोनी का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टोनीज मैसेज? टोनी का मकसद क्या है जी? टू टेक असाइनमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हिज एग्जाम्स। ओके,
टोनी का पर्पस है कि वो असाइनमेंट्स जो है वो कलेक्ट करें। ठीक है। अच्छा, क्या ये टोनी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? जिस तरह से उसने मैसेज जो कम्युनिकेट किया है, हाउ लाइकली इज ही टू अचीव हिज गोल? हाउ स्पेसिफिकली, हारिया को क्या लगता है वैसे, क्या टोनी को जो है वो अपना मकसद पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि टोनी की लैंग्वेज जो है वो इस काबिल नहीं है। हाउ वुड यू थिंक पीट एज टोनीज इंस्ट्रक्टर वांट्स फ्रॉम टोनी इन दिस सिचुएशन? अच्छा जी, आखिरी एक चीज जो है, उसके पहले ऑडियंस आपके जहन में हो ऐसे लिखने से पहले, और आपने किस मैसेज पे बात करनी है, पर्पस ऐसे का क्या है, मैसेज आपका क्या है, और टून एंड मैसेज दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टून क्या होगी मैसेज में, आपके ऐसे लिखते हुए टून क्या होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये बताइएगा कि आपको टोनी का ये मैसेज पढ़ने के बाद इसकी टून कैसी लगी? क्या ये सबमिसिव है, क्या ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ओबीडियंस है, क्या है, कैसी टोन है? ओके। अच्छा जी, एक काम करते हैं एक छोटा सा टोनी के लिए एक जो है वो मैसेज आपने पुट करना है, एक मैसेज आपने लीव करना है, और वो होगा टोनी के लिए आपका मैसेज कि टोनी जो है इसका ये वाला पैगाम आप कैसे रीराइट करेंगे, दोबारा कैसे करेंगे। सो टोनी के आंसर में आपने इसका जो है 1 से 2 लाइन लिखनी है, और वो बताना है कि जी वो आप कैसे करेंगे। द चैलेंज इज कि टोनी के लिए जो रिस्पॉन्ड ऐड करना है वो आपने करना है कि वो क्या होगा। अब टोनी के लिए जो मैसेज है वो शायद जो है वो कुछ इस तरह से हो सकता था कि जो मैंने आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर किया। अगर आप इसको पढ़ें तो ये आंसर कुछ ये है। क्या हम इस आंसर को जो है वो एक फॉर्मल आंसर कह सकते हैं, या ये जो टोनी ने जो लिखा वो हमारे पास जो है वो एक फॉर्मल आंसर है? चैट बॉक्स में मैंने आपके साथ एक आंसर शेयर किया। अच्छा जी, ये जो है मैसेज मैं आपके सामने जो है वो अब दूसरी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, ये देखिएगा। अब मुझे बताइएगा कि क्या ये हमारे पास जो आंसर है ये एक फॉर्मल आंसर है टोनी के लिए लिखा गया जो प्रोफेसर की तरफ? अगर टोनी इस तरह से लिखता तो क्या ये वो ढंग का मैसेज है? डियर प्रोफेसर पीच, क्या ये रिक्वायरमेंट को पूरा करता है? चलिए एक दफा हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर हम इस चीज को देखते हैं कि हमने सीएसएस में और पीएमएस में कैसे चीजों को लिखना होता है। जी हाँ, ये प्लीज। सॉरी मानूर, प्लीज पढ़िएगा। Okay, sir. Dear Professor Pete, I hope this message finds you well. I would like to request the last four assignment sheets from your class, which I have unfortunately missed due to my absence. As the exams are approaching next week, I would like to submit those assignments before the deadline. I apologize for not attending your classes regularly, and I understand that my performance in your course has not been up to the mark. Nonetheless, I would like to express my sincere admiration for your teaching skills and your dedication to your profession. I would appreciate it if you could kindly provide me with the aforementioned assignment sheets as soon as possible. I will also try to visit your office at a convenient time to discuss my progress in the class further. Thank for your consideration. Sincerely. So next. ओके, थैंक यू सो मच। फेयर इनफ। अच्छा जी, अब इसमें जो है आप मुझे बताइएगा कि पहले वाले मैसेज में और इस मैसेज में क्या फर्क है? आपको दोनों मैसेज आपने देखे, दोनों जो है वो हमने लिखे, तो फर्क क्या है इन दोनों के दरमियान जो है वो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मैसेजेस? जो फर्क है वो कहाँ पे है? क्या वजह है जो एक है हम उसे कह रहे हैं कि ये ठीक है, और दूसरा जो है वो हम उसे कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, इट्स नॉट अप टू द मार्क? कहाँ पे फर्क है? जो आपने फर्क देखे हैं वो एक से ज्यादा फर्क हैं, और वो आपने बताना है। जी वेरी गुड मानूर, एक्सीलेंट, वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज बेहतर है, फॉर्मल वे है। ओके ग्रेट।
और इसके अलावा क्या है, और क्या चांसेस हैं कि प्रोफेसर साहब इसका आंसर देंगे, इसका जो है वो आंसर देंगे? यस, इसका आंसर मिलेगा। पार्टिसिपेंट्स, कुछ चीजें पल्ले बांध लीजिएगा, उसके बाद हम जो है सिर्फ स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर से पहले ये कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करना जरूरी थी। पहली डिटेल जो आप अपने साथ रखेंगे, आपकी ऑडियंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर नॉट गोइंग टू इग्नोर योर ऑडियंस इन एनी केस, ठीक है? ऑडियंस आपके केस में CSS PMS से पेपर इवेल्युएट करने वाले वो प्रोफेसर्स हैं जिनकी अपने सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। सो आपको ये भी जहन में रखना है, आपको ये भी रखना है कि आपका पर्पस क्या है। जब ये मैंने जो टेक्स्ट लिखा जो आपके सामने है स्क्रीन पे, इसमें हमने एक पर्पस को जहन में रखा। दूसरे नंबर पे टोन एंड मैसेज जो है वो क्या था। क्या आप फील करते हैं कि इस टेक्स्ट ने जो है वो अपना मैसेज जो है वो मुकम्मल कम्युनिकेट कर दिया, मुकम्मल जो है वो मैसेज इसने दे दिया, जो मैसेज था वो मुकम्मल तौर पर कम्युनिकेट कर दिया गया। अब ये जो मैसेज है मुकम्मल जो कम्युनिकेट किया गया है, इसमें हमारे पास जो चीजें हैं वो बिल्कुल इसी तरह से है कि वो अगर मैसेज हमारा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, वो एक्टिविटी हमारी फजूल है। सो पैट कहा जाता है पर्पस, ऑडियंस, और उसके बाद आपने अपनी डोमेन को देखना होता है। आपने अपना जो है वो ये देखना है कि मुझे पर्पस है क्या, ऑडियंस क्या है, टून जो है वो मेरी क्या है। सो पर्पस देखेंगे, ऑडियंस देखेंगे और टून देखेंगे। ऐसे के लिए हमारे पास जो बुक हमारी बाइबल का काम करेगी, ये कुछ इनिशियल एक दो सेशन इस बुक में से था, इसको मजीद भी आगे हम देखेंगे। कल के सेशन में हम हुक स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे, ढंग से पर्पसेस को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे पास जो है जो एक्टिविटीज बेस्ड बुक है वो ये है जिसे हम फॉलो करेंगे। अब मैं आज के सेशन में मजीद जो आपसे बात करना चाहूंगा कि जब हमने आउटलाइन के ऊपर बात की और जब हमने देखने की कोशिश की चैप्टर 10 जो है वो, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन पैसेज कल आपसे कहा था और कंक्लूजन भी कहा था, जब मैंने आपके कंक्लूजन्स को देखा तो मुझे फील हुआ कि शायद हमें काफी चीजों को रिविजिट करने की जरूरत है, हमें रिवाइज करने की जरूरत है। तो कुछ चीजें हम जो है वो रिवाइज करेंगे, उनको देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों जो है वो हमें एक अच्छा जो है आउटलाइन या इंट्रोडक्शन जो है वो लिखने की जरूरत पड़ती है। तो कंक्लूजन पे मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, बाकी एस्पेक्ट्स भी इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। लेकिन चूंकि कल की एक्टिविटी कंक्लूजन पे थी तो उसके मतलब मैं बात करूंगा। जब इंट्रोडक्शन पे मैंने तीन चार चीजें कही थी, और जब भी मैं डॉन के आर्टिकल्स रिकमेंड करता हूँ, अगर आप उधर देखें तो उसमें भी एक ही चीज चल रही होती है, और वो ये चीज चल रही होती है कि हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ऐसे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या होगा, फैक्ट्स होंगे, इंफॉर्मेशन होगी, बाकी चीजें क्या होंगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो मैंने आपके साथ टेक्स्ट शेयर किया उसमें और जो आपने शेयर किया उसमें अलाइनमेंट नहीं थी। ये चीज याद रखेंगे कि इंट्रोडक्शन जो है उसमें आपके पास यूजुअली 5 to 10 सेंटेंसेस होते हैं। ये रूल्स हैं जिन्हें आप जो है वो हमेशा के लिए याद रख लेंगे। इन्हें आप अपने साथ और इनके साथ ही अपने पूरे के पूरे सेशन को, पूरे के पूरे ऐसे को अलाइन कराएं। फर्स्ट स्टेप में आपको मैसेज क्लियर होना चाहिए कि मैसेज है क्या, क्या किसके लिए लिख रहे हो, आपकी ऑडियंस क्या है। दूसरे नंबर पे आप जो है वो इंट्रोडक्शन पे बात करने से पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि इंट्रोडक्शन है क्या। इंट्रोडक्शन में आपका पहला जो है वो कुछ रूल्स जिसमें आपकी डोमेन कायम होगी और आप उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। पहले आ जाता है जी आपके इंट्रोडक्शन में 5 to 10 सेंटेंसेस होने चाहिए, ना तो इससे ज्यादा होने चाहिए और ना 5 से कम होने चाहिए। दूसरे नंबर पे रीडर की अगर ये अटेंशन को, इंटरेस्ट को कैच नहीं करता, ये एक फजूल इंट्रोडक्शन है। तीसरे नंबर पे जनरल टॉपिक ऑफ द ऐसे इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। चौथे नंबर पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, और थीसिस स्टेटमेंट को जो ऐसे है उसके एंड पे बता रहा हूँ। हम अपने सेशन में दोबारा ज्वाइन करेंगे और हम यहीं से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लिखने का तरीका समझेंगे। और कल जो है वो हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे दोनों पे पैसेजेस जो है वो लिखेंगे और उनको सबमिट करेंगे। तो अभी के लिए सेशन को उसी लिंक से ज्वाइन करते हैं, इंट्रोडक्शन प्लस कंक्लूजन समझेंगे और फिर उसके बाद हम वोकैबुलरी कराएंगे। ज्वाइन कीजिए उसी लिंक से।